खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। हमारे देश में 65% आबादी युवाओं की है। बदलते इस दौर में आज का युवा अच्छा पैसा कमाने की सोचता है, अपना करियर बनाने की सोचता है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करता है या फिर प्रेम प्रसंग में फंस जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम युवा होता है जो जन कल्याण के बारे में सोचता है और समाज सेवा को ही अपना धर्म समझता है। युवाओं की इस कैटेगरी में ही एक शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, आदित्य शर्मा, जिन्होंने 3 साल पहले हेल्पिंग एज फाउंडेशन नाम की एक संस्था की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक इन्होंने कई सारी उपलब्धियां भी हासिल की और एक नया इतिहास रच दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपने ये जो संस्था की शुरुआत की, क्या सोच कर की और क्या उद्देश्य था इसका? बचपन से मेरा था कि कुछ समाज के लिए करना है, जो मैं करता भी था। पर जब स्कूल हमारे खत्म हुए, मैं कॉलेज में गया, तो वहाँ फिर मुझे लगा कि नहीं, समाज में काफ़ी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है हर सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट कर रही है, पर हमें भी कुछ अपना एक कुछ करना है समाज के लिए। तो मैंने कुछ दोस्तों से बात की, उनसे बात की, फिर हम कॉलेज से पास आउट हुए। पास आउट होने के बाद भी हमने इस संस्था की नींव डाली और हमारा ये था कि हम एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काम करेंगे और अवेयरनेस के ऊपर। अभी तक की अगर बात करें तो 3 वर्षों का जैसे कि समय हो चुका है, क्या कुछ इसकी उपलब्धियां रही हैं? क्या कुछ आपने बच्चों के लिए किया है? क्या आपने महिलाओं के लिए किया है? क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं? क्या कीर्तिमान आपने अभी तक स्थापित किए हैं? इन 3 सालों में हमने कुछ कैंप किए हैं, स्लम में जाकर अवेयरनेस के ऊपर हमने काम किया है, हमने स्टॉप चाइल्ड लेवल पर काम किया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम ना कराएं, उनके हाथों में किताब दी जाए, ना कि उनको जगह चाय की कटली या फिर कोई बस कंडक्टर होते हैं। और साथ साथ महिलाओं के लिए हमने अवेयरनेस कैंप किए हैं कि जो हमारे समाज में अभी घटनाएं घट रही हैं, रेप केस हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक एक्ट लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवा वॉलंटियर हमारे साथ हैं जो एडवोकेट हैं, उनकी मदद से हम गवर्नमेंट में भी हम अपील करेंगे कि इसके खिलाफ सख्त सख्त कानून आए, ताकि आगे किसी चल के हमारी महिलाएं, हमारी बहनों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर बात करें मेंबर्स की, तो कितने मेंबर्स अभी तक हेल्पिंग एज फाउंडेशन में जुड़े हैं आप? अभी तक जो एक्टिव मेंबर हैं, बात करूँ तो 26 मेंबर हमारे पास है और 13 स्टेट से कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी जुड़े हुए हमारे साथ एक्टिव मेंबर के रूप में, जो हमारे साथ 10 हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज का युवा जो है ज़्यादातर पैसा कमाने के बारे में सोचता है, रोमांस करने के बारे में सोचता है और शॉपिंग करने के बारे में सोचता है। लेकिन आपने एक समाज कल्याण के बारे में सोचा, महिलाओं की, बच्चों की मदद के बारे में सोचा। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये बचपन से था कि मतलब कुछ करना है। जब कॉलेज से पास आउट हुए तो लगा कि समाज में कुछ ऐसे लोग जाते हैं पढ़ना जो जिनका सपोर्ट नहीं है, और हम यूथ ऐसे हैं कि अगर क्योंकि हमारी संख्या काफी है तो हम एक दूसरे से हमारी सोच मिलती है, तो हम पहला तो ये कि हमारी ड्यूटी भी है देश के लिए, समाज के लिए, कि उनके लिए कुछ करें। तो मुझे लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनको था कि हम कुछ कोचिंग क्लास स्टार्ट करें, तो उन्होंने क्या किया कि उनसे बात की। जैसे हमने कुछ स्लम में अपना एक स्पेस लेकर हम उनको वीकेंड्स के अंदर वहाँ क्लास देते हैं, साइंस की, इंग्लिश की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ताकि वो जो बाहर की दुनिया को फेस कर सके। और जैसे कि झुग्गी बस्तियां भी काफ़ी हैं हमारे देश में और राजधानी दिल्ली में, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ ज़्यादातर इशू मिलते हैं सुरक्षा को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, रोज़गार को लेकर। क्या आप समाज के उस तबके तक भी पहुँचते हैं? अगर पहुँचते हैं तो उनके लिए क्या आप करते हैं? बिल्कुल, हमारी एक टीम है, हम एक सर्वे कर रहे हैं कि हमें एक एरिया पहले सेलेक्ट करते हैं कि हम किस एरिया में काम करना है। हम देखते हैं कि उस एरिया में कितने बच्चे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं। अगर कोई हमें लगता है कि कोई डांस अच्छा करता है, तो हमारे अगर लिंक में कोई होता है तो हम उसको डांस अकेडमी में जॉब दिला देते हैं। तो हमें को लगता है कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है तो हम उसको एक रोजगार दिलाते हैं कि वो जो लिफाफे बनते हैं, उस तरह हम कोशिश हमारी है ताकि उनको रोजगार मिले। और जो चाहते हैं पढ़ना, उनके लिए हम स्कूल में उनको एडमिशन दिलाते हैं। चलिए, तो एक समाज कल्याण का ये काम करते हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि ये झुग्गी बस्तियों में पहुंचते हैं, वहां पर एक सर्वे करते हैं किस चीज़ की वहां ज़रूरत है। अगर रोज़गार की समस्या है तो उसका हल निकालने के लिए तरीके देखते हैं, अगर शिक्षा को लेकर कुछ समस्या है तो उसके तरीके ये ढूंढते हैं और लगातार ये समाज के इस तबके से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। आदित्य, एक सवाल और मेरे जहन में है, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए एक फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आप कैसे मैनेज करते हैं और इसका क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? कैसे फंडिंग आती है, कैसे आप लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी हेल्प करते हैं? अभी तो हमें कोई फंडिंग नहीं मिल रही है, पर हमारा ये कि हमारा ग्रुप है, सारे वर्किंग है, मैं भी एज ए वर्किंग हूँ,
और हमने एक अमाउंट फिक्स रखा है मंथली, तो जितने मेंबर हैं हमारे, हम एक अमाउंट इकट्ठा करते हैं और जो अमाउंट इकट्ठा होता है उस अमाउंट के हिसाब से हम अपना काम एक्चुअली करते हैं। तो इससे फिलहाल ही करें, बाकी हमारी कोशिश भी है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम गवर्नमेंट से भी सहयोग लेंगे। गवर्नमेंट से किस तरह की सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं? हम कोशिश करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट वहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हमने बनाए हैं। अभी हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं स्किल बेस्ड डेवलपमेंट की। लोग शिक्षा के में तो हैं, पर स्किल बेस्ड भी ऐसे बहुत से बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास स्किल है पर उनको रोजगार नहीं है। तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि स्किल के बेस पे वो, चाहे उनको कोई आर्ट आता हो, चाहे उनको मटका बनाना आता हो, चाहे उनको पेपर का कुछ काम आता हो, या उनको ड्राइंग आता हो, या कोई डांसिंग आता हो, तो हम उनको इस फील्ड में उनको जॉब देने की कोशिश करेंगे उनकी आर्ट के थ्रू। और आगे की अगर प्लान ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो आगे क्या कुछ आपने प्लान ऑफ एक्शन सोचा हुआ है जिसे लेकर आप चल रहे हैं? बिल्कुल, हमारा प्लान ये है कि जितने भी आसपास के स्लम में बच्चे हैं जो जाते हैं पढ़ना और जिनके पास पढ़ने के माध्यम नहीं है, पैसे नहीं, किताबें नहीं है, तो हम उन्हें सर्च करके ढूंढ कर उनके लिए वो चीजें उपलब्ध करवाएंगे। और हमारा एक प्लान और है कि हम अवेयरनेस को लेकर काम कर रहे हैं। हमारा ये भी है कि जो हमारे समाज में महिलाएं हैं, जो हमारी माता है, जो हमारी बहन है, उनके लिए एक ऐसा एक्ट लेके आए कि रेप का जो शब्द है बहुत ही एक दर्दनाक होता है। बहुत सारी घटना बीच में हो चुकी है, पर अब तक कोई एक्ट नहीं आया है। जो दोषी होते हैं वो कुछ साल बाद बाहर निकल जाते हैं। पर हमारी कोशिश है कि हम भारत में, हिंदुस्तान में एक ऐसा एक्ट लेके आए कि अगर कोई रेप करता है तो उसको ऑन स्पॉट डिसीजन हो और ऑन स्पॉट उनको फांसी दी जाए। इसमें कोई छूट या कोई उनको नहीं दी जाए। यानी कि जो एक्ट पहले से बने हुए हैं उनमें आप थोड़ा बदलाव चाहते हैं ताकि जो देरी है, जो लंबा समय होता है वो कम हो सके और उनको जो है इंसाफ मिल सके जो पीड़ित लोग हैं। और सजा ऐसी हो कि दोबारा कोई इस तरह की घटना करने से 100 सोचे। किस तरह की सजा की हम बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा दोषी पाया जाता है तो ऑन स्पॉट कोई भी अगर है तो उस आदमी को अधिकार है कि उसको वही मार दे पहले तो, ठीक है। क्योंकि अगर उसे नहीं मारेगा तो फिर वो किसी और साथ ही करेगा, क्योंकि अगर केस आगे जाता है तो फिर वो केस लंबा चलता है और फिर कहीं ना कहीं दोषी बच जाता है। आदित्य, आप खुद एक युवा हैं, आपकी सोच बाकियों से अलग होगी, तो एक प्रश्न मेरे जहन में आया, जैसे कि आप रेप पीड़ितों की बात कर रहे हैं, एक नया कानून लाने की या बदलाव करने की जो बात कर रहे हैं। हाल ही में जो हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी का जो केस हुआ था और उसके बाद जब रिक्रिएशन के लिए पुलिस उनको लोकेशन पर लेकर गई तो वहीं पर भी उन्होंने भागने की कोशिश की और उनका इनकाउंटर कर दिया गया। पूरे देश ने इसकी तारीफ की, पुलिस के जज्बे की तारीफ की, और साथ में कुछ छोटा सा एक ऐसा तबका भी था जो मानव अधिकारों की बात करता था और कहता था कि उन लोगों के मानव अधिकारों का हनन हुआ है। एक युवा के तौर पर, एक संस्था के फाउंडर के तौर पर आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर पुलिस ने एक्शन लिया है तो अच्छा लिया है, क्योंकि वो तो पहली बात तो विक्टिम थे और उसके बाद अगर उनको स्पॉट पे ले जाया गया और वहां भागने की कोशिश की है तो उनके साथ मौत थी। पर एक वो माध्यम बन गया कि लोग कहने के लिए कि अधिकार थे उनके, पर वो राइट से अगर वो भागेंगे या फिर पुलिस में अगर क्रॉस फायर करेंगे तो पुलिस ने बचाव तो करेगी, वो फायर करेगी, तो जिसका एनकाउंटर में शायद उनकी मौत हुई है तो ठीक है, बल्कि उनकी मौत पहले होनी चाहिए थी, ये बहुत लेट हुआ। एनकाउंटर की बात करूं तो एनकाउंटर बहुत लेट होता है कि देश को, समाज को मैसेज आए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई ऐसा कुछ करता है तो उसको ऑन स्पॉट डेथ ही सजा मिलेगी। और जो एक निर्भया का भी केस चल रहा है, जो चारों आरोपी हैं उन्हें अभी तक फांसी नहीं मिली है और जो उनके परिवार वाले हैं वो आज भी इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है। हमारे चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने भी इंटरव्यू किया था निर्भया की माता जी का। वो जिस तरह से बता रही थी कि वो 7 सालों से अदालतों में ठोकरें खा रही हैं लेकिन आज भी इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, इसीलिए हमने एक हमारे ग्रुप ने इकट्ठा किया है और जो हमारे यूथ मेंबर हैं, जो एडवोकेट हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसा कानून लेके आए कि इसमें ऑन स्पॉट डिसीजन हो। इसमें अगर कोई, क्योंकि केस का क्या होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल वो चलता रहता है, कोई उसको अगर आपने अगर रेप किया है तो एक बहुत बड़ा एक पाप है हमारे हिंदुस्तान के लिए और एक बहुत बड़ा एक घटना भी है, तो उसको आगे बढ़ा के उन्हें खत्म कर देता कि उनके दिमाग में हो रहा है कि अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उससे हम किस हद तक, मतलब हमें सजा मिल सकती है, क्योंकि आरोपी छूट जाते हैं। तो हम हमारी गुजारिश ये होगी कि हम कोर्ट में अर्जी देंगे कि इस पे बहुत एक सटीक कानून हो गया और फिक्स कानून हो गया ताकि उससे लोगों में डर पैदा हो। जैसे कि आपने देखा था हेलमेट, दिल्ली गवर्नमेंट ने हेलमेट नहीं पहनने के चक्कर में चलान लग गया था, तो मैंने देखा था कि बहुत से युवा, इवन जो लड़कियां थी वो उन्होंने हेलमेट पहनना चालू कर दिया था। तो एक खौफ, एक डर हो गया था उन्हें, नहीं पहनेंगे तो चलान होगा। तो कुछ इस तरह का कोई एक एक्ट मतलब कुछ आए या कोई ऐड हो ताकि वो डर उनमें हो कि हम कुछ इस तरह का काम करते हैं तो फिर हमारी मौत ही कंफर्म है।
महिला सुरक्षा को लेकर और इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उनको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आप एक एक्ट की मांग करेंगे ताकि ऑन द स्पॉट जो है इंसाफ मिल सके पीड़ित को। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है, इस तरह की बातें तो और भी एनजीओ कर रही हैं, और भी संस्था कर रही हैं, और भी लोग हैं जो इंडिया गेट पर प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं मोमबत्तियां लेकर। लेकिन जब इतनी सारी जो एनजीओ हैं उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, तो आप क्या करेंगे ऐसा कि आपकी बात सुन ली जाएगी? बिल्कुल, हम एक एजेंडा लेके चलेंगे और साथ में हम अपील करेंगे क्योंकि फॉलोअप नहीं होते हैं। कुछ चीजें स्टार्ट होती है वो खत्म हो जाती है। हम लेके भी जाते हैं, माना वो अच्छी बात है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप एक यूथ है, आप दिखा रहे हैं, एक आप समाज के लिए आगे आ रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है तो हम साथ में खड़े हैं, पर उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो हमारी टीम है कि जो हमारी टीम में जो एडवोकेट्स हैं वो हम उसको अप्लाई करेंगे। हमारी कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सके हम इस कानून को लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सबसे जो स्पेशल चीज है इस संस्था की, एडवोकेट्स इसमें मेंबर्स के तौर पर जुड़े हुए हैं। कानूनी तौर पर जो भी चीज मुमकिन होती है, जो संभव होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है काम करेंगे और जो एक्ट बना हुआ है उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी आदित्य शर्मा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हेल्पिंग एज फाउंडेशन के फाउंडर आदित्य शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से आज का युवा जन कल्याण कार्य कर रहा है उससे संबंधित हम इनसे प्रश्न कर रहे हैं। आदित्य, एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि आपकी जो पूरी संस्था है, आपने बताया कि 26 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, राइट? तो किस तरह के वो लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या प्रोफेशन है? जैसे कि आपने अपने बारे में बताया, आप जॉब भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। आपकी जो संस्था है उसमें किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह के मेंबर्स जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, इसमें अगर मैं बताऊं तो आपको कि इसमें कुछ मेरे फ्रेंड सीए हैं, कुछ दिल्ली पुलिस में हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ का अपना प्राइवेट बिजनेस है, कुछ खेती भी करते हैं, कुछ हरियाणा के फ्रेंड्स हैं जो खेती भी करते हैं, और इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें लड़कियों की, फीमेल स्टाफ भी हैं कुछ? बिल्कुल, हमारे इसमें आई थिंक 60% तो है और फीमेल ही है हमारे ग्रुप के अंदर। ओके। और सारी वर्किंग है। तो वो क्या सोच रखती हैं अपनी महिलाओं के प्रति? बिल्कुल, उनका यही है कि हम लोग ये बताया मैंने, एक तो जो एक्ट के लिए सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, और देश का जो सिस्टम है उसमें बदलाव की हमारी कोशिश है, और एजुकेशन में हमें काम करना है सब मिलकर। तो बता रहे हैं आदित्य शर्मा साफ तौर पर कि अलग अलग प्रोफेशन से इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। उसमें एडवोकेट्स हैं, पुलिस हैं और डॉक्टर्स हैं, और महिलाएं भी 60% जो हैं इनके मेंबर्स में महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो अपनी एक अलग सोच रखती हैं, महिलाओं के प्रति सोच रखती हैं। और इसके साथ साथ ही जो ये बता रहे हैं कि एक कानून लाने की कोशिश करेंगे ताकि महिलाओं के अगेंस्ट जो हिंसा के मामले सामने आते हैं, घरेलू हिंसा के मामले सामने आते हैं, उनमें कमी हो सके, रेप केसेस में कमी आ सके। और इसके साथ ही एक और प्रश्न मेरा ये रहेगा आदित्य, अगर कोई जो भी दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं वो अगर आपसे जुड़ना चाहें या फिर कोई आपकी हेल्प लेना चाहे, कोई पीड़ित आपसे संपर्क करना चाहे, तो मैं चाहूँगा एक बार अपनी कोई रिलेटेड ईमेल आईडी या वेबसाइट या फ़ोन नंबर आप एक बार शेयर करें। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़ना है और आप एक यूथ है और चाहते हैं कि समाज में कुछ करना, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ें। हमारा फेसबुक का पेज है हेल्पिंग एज फाउंडेशन नाम से, और हमारी वेबसाइट भी है, उसका नाम है www.helpingedgefoundation.org। आप वहाँ पर जाके हमें आप दिए नंबर कॉल कर सकते हैं, हमें आप ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे बच्चे हैं और कि उनको किसी चीज की जरूरत है, तो आप बिल्कुल हमें संपर्क करें। आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर दें, वहाँ पहुंचेंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे। चलिए, और इसके साथ ही जाते जाते एक और प्रश्न मेरा रहेगा, हेल्पिंग एज फाउंडेशन जो संस्था है इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या कुछ प्रक्रिया इनकी है और आने वाले टाइम पर कैसे लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है? अभी हम लोग रिसेंट जो कर रहे हैं वो आप देखेंगे, ठंड बहुत पड़ रही है तो हमने एक कैंपेन चलाया है वुलन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके अंदर हम लोग दिल्ली के जो स्ट्रीट पे लोग सोते हैं उन तक पहुंच के हम कंबलें, जैकेट्स और मफलर और जो सॉक्स हैं वो हम उनको दे रहे हैं। अगर आप इस कैंप से जुड़ना तो हमारे फेसबुक पेज पे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके घर से आके कपड़े कलेक्ट कर लेंगे।
और इसके अलावा एक हमने बर्थडे सेलिब्रेशन रखा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्लाम में जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो अच्छी सोच है। आप युवा आप आगे हैं, हमारे पास कुछ स्लम्स के बच्चे हैं, आप वहाँ के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। साथ साथ कुछ ऐसी महिलाएं देखते हैं रोड पर जो घूमती हैं, जिनकी एज 80 से ऊपर हो चुकी है, वो कहीं काम नहीं कर सकती है, तो लोग भीख मांगती हैं। तो हमारा एक प्लान है, उनको महीने का एक राशन देंगे, उनको उनके पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर, उनके घर पे जाकर। तो ये 3 अभी हमारे कैंपेन है जो ऑन गोइंग है। आने वाले प्रोजेक्ट्स हमारे एजुकेशन के ऊपर लेकर है कि हम जितने स्लम से हमारे CSR सेंटर खोलने वाले हैं, उस सेंटर में हम वीकेंड्स में हम लोग क्लासेस चलाएंगे। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है स्लम हो तो आप हमें बिल्कुल इन्फॉर्म करें, हम वहाँ पे एक सेंटर खोलेंगे, और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अंदर अवेयरनेस और शिक्षा को लेकर जागरूक कर सकें, क्योंकि शिक्षा हमारे देश की नींव है। और एज ए वॉलंटियर होने के नाते मैं आपसे कहूँगा कि आप भी जुड़े हमारे साथ और देश में आप भी सहयोग दें। चलिए, तो ये थे आदित्य शर्मा, हेल्पिंग एज फाउंडेशन के फाउंडर, और जिन्होंने बताया कि क्या कुछ उनका तरीका है काम करने का, कैसे वो लोगों को जोड़ रहे हैं और कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की जिस तरह से ये मदद कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं। और अगर आपके पास भी कोई पुराने कपड़े हैं, उन्हें फेंकने से अच्छा है कि इन्होंने जो डिटेल दी है, कॉन्टैक्ट डिटेल जो दी है, इनसे संपर्क करें और वो कपड़े इन्हें दे दें, ताकि आपके पहने हुए कपड़े किसी का शरीर ढक सके और वो सर्दी से बच सके। और इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। मैं इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।